अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सबका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे बेटा बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, इनकी समझ आती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, कोई भी कमेंट सेक्शन। और मज़ीद अगर कोई मैथ से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंटीग्रेशन -2x+4/x² + 1 और x-1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, जब इस तरह का केस आ जाता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से फैक्टर बने हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला केस बना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स हैं इनको किसी कॉन्स्टेंट नंबर्स के ऊपर सपोज करते हुए न्यूमरेटर हम लोगों ने इसको लिखना होता है। अच्छा, इसके लिए एक छोटा सा रूल है जो आप लोग याद रख लें। अगर आपके पास नीचे को लीनियर फंक्शन हो, मतलब एक्स, सिंपल एक्स हो जिसकी पावर 1 हो और लीनियर फंक्शन पड़ा हो, तो ऊपर जो आप लोगों ने सपोज करना होता है ना, वो सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर को सपोज करना होता है। और अगर आप लोगों के पास नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली कोई फॉर्म पड़ी हो, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, तो फिर ऊपर आप लोगों ने ए एक्स इस तरह से सपोज करनी होती है चीज़। ठीक हो गया, ए एक्स प्लस बी इस तरह से। मतलब अगर नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ऊपर लीनियर फंक्शन सपोज करना है, नीचे अगर लीनियर फंक्शन है तो ऊपर आप लोगों ने कॉन्स्टेंट फंक्शन सपोज करना है। और अगर नीचे आपके पास क्यूबिक या इस तरह से आ जाते हैं तो फिर इसी तरह से ये वो आप लोगों की जो सब्स्टिट्यूशन या सपोजिशन होती है वो इस तरह से चेंज होती जा रही होती है। ठीक है। हमारे वाले केस में हमारे पास क्या है, एक x² + 1 और एक सिंपल x-1 का होल स्क्वायर है। तो जो एक्स स्क्वायर वाला केस है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला केस बन रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो ऊपर सपोज करना है कॉन्स्टेंट, वो ax + b कर लेंगे। ठीक है। अब x-1 का जब वो होल स्क्वायर वाली फॉर्म होती है ना, तो ये मतलब दो फैक्टर पड़े होते हैं। एक दफ़ा इसको होल स्क्वायर के बगैर सिंपल फैक्टर के साथ सपोज करना होता है और एक दफ़ा इसको x-1 होल स्क्वायर के साथ सपोज करना होता है। तो ये थे कुछ रूल जो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने से पहले आप लोगों ने फैक्टर्स को लिखने के लिए यूज़ करने हैं। ये हो जाएगा ax+b/(x²+1), ये हो जाएगा c/x-1 लीनियर ऊपर कांस्टेंट फंक्शन। ये x-1 का होल स्क्वायर है। अगर x का स्क्वायर होता तो फिर हम लोगों ने ऊपर इस तरह से ax+b इस तरह की कुछ पोजीशन करनी थी। अब ये सिंपल x की पावर अभी भी यहाँ पे आपके पास सिंपल x-1 वाला कैसे, तो हम लोगों ने d के नीचे इसको सपोज कर लेना है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन डायरेक्ट का नाम दे दें और पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में x² + 1 और x-1 का फैक्टर है इससे क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना बोथ साइड्स के ऊपर। मैंने आप लोगों को आसानी के लिए ई स्टेप के साथ ये वाले दो सारे फैक्टर्स लिखे हैं। यहाँ से ये वाला पूरे दोनों फैक्टर इससे कट के आपके पास सिर्फ इस साइड पे रह जाएगा -2x + 4। यहाँ से x² + 1 वाला फैक्टर कटेगा, बाकी रह जाएगा ax + b और x-1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने इधर लिख दिया है। सी वाले के साथ में से x-1 का x-1 एक कट गया और यहाँ सिंपल एक x-1 और x² + 1 बचेगा, वो मैंने सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। इस केस में देखें x-1 का होल स्क्वायर कटिंग हो जाएगा और x² + 1 डी के साथ आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर ए कह देंगे। अब सारा जो मामला है वो हमारा इधर से स्टार्ट होना है। हमने अपना नेक्स्ट स्टार्ट करके हमारा क्या होगा कि हमने जितने भी ए बी सी डी जितने कॉन्स्टेंट हम लोगों ने सपोज किए इन सब की अब क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के एक सिंप्लीफाई फॉर्म रख लिया, ताकि अगर आगे जाकर कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला अगर स्टेप आता है तो हमारे लिए वो करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सबसे पहले मैंने x-1 का होल स्क्वायर इनको आपस में सॉल्व किया। x-1 का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला ओपन किया, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से मैंने क्या किया, x² + 1 और x-1 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। कैसे करवाना है, पहले x² को पकड़ना है x से भी और 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा के आपके पास ये 4 फैक्टर बन जाएंगे। x² + 1 को d से भी मल्टीप्लाई, d को x² से भी और d को 1 से भी मल्टीप्लाई करा। जब हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म बन जाएगी, फिर मजीद हम लोगों ने इन दोनों के आपस में प्रोडक्ट लेनी है, इनके आपस में प्रोडक्ट लेनी है और आपके पास कुछ इस तरह से फैक्टर्स क्या बन जाएंगे। ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से वीडियो को पॉज करना है और ये वाला स्टेप खुद सोल्व करके साथ देखना है और फिर टैली करना है कि यही स्टेप आपका भी बन रहा है। इसका मतलब फिर आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि इंशाल्लाह कि मैं ये चीज़ खुद कर सकता हूँ। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि देखिए आप लोगों ने लाइफ में जब भी हो खुद ही चीज़ों को सॉल्व करना, जो हम खुद करके खुशी फील करते हैं ना, वो किसी से नहीं हो सकती।
अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट सबसे पहले तो एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, बिकॉज हमारे पास इस वक्त मैक्सिमम पावर क्यूब है, फिर उसके बाद स्केयर वाली, फिर उसके बाद एक्स वाली, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर आ जाएंगे। तो इसी तरह आपने सबको कंपेयर करते हुए कोफिशिएंट्स के इक्वेशंस बना लेनी है। जैसे मैं एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर रही हूँ, तो एक्स क्यूब के साथ साथ जो जो मुझे कॉन्स्टेंट मिलेगा मैं उठा के लिख लूँगी। जैसे यहाँ पे ए मिल रहा है, यहाँ पे अब क्यूब के साथ कौन सा है, सी मिल रहा है, तो ए और सी के साथ ही क्यूब वाला था, तो मैंने ए प्लस सी इज इक्वल टू, अब देखो मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है। अब आपने ये जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। यहाँ कोई एक्स क्यूब वाली टर्म पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उसको ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कंपेयर करेंगे स्केयर वाले के साथ। स्केयर वाले के साथ मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है -2a पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, -c पड़ा हुआ है और d पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये सारे लिख ली। इक्वल टू इसको भी 0 लिखा है, बिकॉज मेरे पास लेफ्ट साइड पे इस सारी टर्म के साथ एक्स स्क्वायर वाला भी कोई कोफिशिएंट नहीं पड़ा हुआ। अब मैं कंपेयर करने जा रही हूँ सिंपल एक्स वाली टर्म्स को। तो एक्स वाली टर्म्स को आप लोगों ने इसी स्टेप पे गौर कर ले। पहले ए वाली पड़ी हुई है, -2 भी है आपके पास, +c है, ठीक है, बस ये 3 टर्म है, और इस तरफ भी हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट पड़ा हुआ है -2। तो इसका मतलब इस दफ़ा इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। आज सिंपल कांस्टेंट नंबर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। सिंपल कांस्टेंट नंबर में हमारे पास जिसके साथ x कोई वेरिएबल ना आ रहा हो, तो वो हमारे पास एक b आ रहा है, एक यहाँ से -c आ रहा है, और एक आपके पास क्या d आ रहा है। और इस तरफ कांस्टेंट नंबर को कंपेयर करें तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। तो इनको कंपेयर करके जो फोर्थ वाली इक्वेशन बनेगी उसको इक्वल टू 4 लिख दिया। आपके आसानी के लिए मैंने चारों इक्वेशन को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया। अब चारों इक्वेशंस को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन से जो भी चीज़ आपको उस वक्त सूटेबल लग रही होगी वो हम लोगों ने लगा के एक दूसरे की वैल्यू में इंसर्ट करके या निकालनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले वाली इक्वेशन से मैंने a इक्वल टू -c कर लिया। c इधर प्लस का था तो उसी साइड पर जाकर -a, एक इक्वेशन मैंने बना ली। अब एक हमारे क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर था, अगर आप लोग गौर करें, एक फैक्टर हमारे पास ये था c/x-1। अगर इस x-1 को इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास 1 बच जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू ये जो 1 आएगी ना, ये c वाले फैक्टर से, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर a के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इक्वेशन नंबर a कौन सी है, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर a इसको कहा हुआ है, जहाँ से हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये जो इक्वेशन बनाई थी, जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आएगा मैं उसकी जगह क्या कर दूँगी, 1 पुट कर दूँगी। 1 जैसे ही मैं उस जगह पे पुट करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ कौन सा फैक्टर बनता है, डी वाला फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 - 1 से 0, ये वाली टर्म खत्म, 1 - 1 से ये भी 0, ये वाली टर्म भी खत्म, सिर्फ ये वाली बचेगी 2d इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 + 4, 4 में से 2 माइनस के बाकी 2 उधर जाके डिवाइड होगा, d की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मतलब a इज इक्वल टू -c और d इज इक्वल टू 1 वाली ये जो दो सब्स्टिट्यूशन है, ये मैं इक्वेशन 2 और 4 के अंदर करूँगी। इक्वेशन 2 और 4 कौन सी है वो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये थी हमारी इक्वेशन 2 और ये थी हमारी इक्वेशन 4। अगर आप वीडियो को पॉज करके साथ से ही स्टेप नोट कर लेंगे ना, तो अपने रजिस्टर से भी वेरीफाई होता रहेगा कि इक्वेशंस आप लोगों ने किस तरह से स्मूथली एक दूसरे के साथ लिंक करनी है। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 कोर्स से देख लें इसको। ठीक है, अब हम लोग देखें इक्वेशन 2 के अंदर जब मैं पुट करती हूँ, जहाँ जहाँ मैंने ए देखा वहाँ मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया -c को। -2 था और ए की जगह मैंने -c पुट कर दिया, प्लस b ऐसे रहेगा, -c भी ऐसे रहेगा, d की जगह मैंने क्या कर देना, 1 पुट कर देना। तो मेरे पास पूरी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, माइनस मैंने +2c मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, -c + b, और ये 1 दूसरी साइड पे ले गई हूँ। c में से 2c में से एक c माइनस करें तो c + b इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। अब इक्वेशन 4 के अंदर मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 4 मेरे पास ये थी, मैंने b ऐसे रहने दिया की जगह, c भी ऐसे रहने दिया, d की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो मेरे पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, b - c इज इक्वल टू 3 वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब मेरे पास जो 5 और 6 इक्वेशन बनी होगी, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से c और c आपस में कट के हैं ऑपोजिट साइन की वजह से। b में b ऐड किया तो 2b इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस के 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। d की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारे लिए अब इन चारों में से फिर से सूटेबल है, जिसमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट करके अपनी ईजिली नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है, b इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -c, इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और वहाँ से c की वैल्यू निकाली है। तो इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी आपके पास -2a + b - c + d। अब मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। a को मैंने -c, ठीक हो गया, d की जगह 1, b की जगह 1 पुट कर दिया। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर c की वैल्यू -2 है तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी a + c इज इक्वल टू 0, वहाँ c की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास आ नहीं जाएगी दूसरी वैल्यू।
अच्छा जी, मैं वहाँ पे जाके वैल्यू पुट करती हूँ सी की जगह, सी की वैल्यू -2 पुट की तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ना सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन स्टैटिक। इक्वेशन स्टैटिक जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट किया था उसको मैं अब दिखा देती हूँ कि किस तरह से किया था। ये थी हमारी इक्वेशन स्टैटिक जिसको हम लोगों ने स्टार्ट पे कहा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, ए बी सी और डी की जो वैल्यूज़ होंगी वो मैं यहाँ जाके क्या कर दूँगी, इंसर्ट कर दूँगी और फिर इस पर क्या करूँगी, इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी। तो इसको देख लें आपने, अब इक्वेशन स्टैटिक को यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन स्टैटिक के अंदर मैंने सारी वैल्यूज़ को ए बी की जगह जो मैंने सपोज किया था उनकी जगह पुट किया और सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ से देखिए मैंने 2x/x² + 1 को अलग कर दिया है, 1/x² + 1 को अलग कर दिया है। यहाँ से मेरे पास ये दो फैक्टर बन गए, फिर ये वाली टर्म और फिर ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनको इंटीग्रेट किस तरह से करना है। तो यहाँ से ये वीडियो को पॉज करें और इस स्टेप को पहले नोट कर लें ताकि इससे नेक्स्ट स्टेप आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब जा रहे हैं हम इनकी इंटीग्रेशन करने। अच्छा, इनकी इंटीग्रेशन करते हुए सबसे पहली बात तो ये देखें, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हो तो उसको लॉग ले लेते हैं, ln(x² + 1 बन जाएगा। सिंपल x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, इसका ये हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/x² + 1। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। ये अगर इस तरह के फॉर्म में इंटीग्रेशन 1/x² + 1 a² + 1 इस तरह के कोई फॉर्म बन रही हो तो उसको tan इनवर्स ऑफ x लिख देते हैं। ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। इस केस में क्या होगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, वो ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है तो इसका भी ln(x - 1) बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग इन सारे स्टेप की इंटीग्रेशन इस तरह से लिखते जाना है। पहले वाले लोग, दूसरे वाले का tan इनवर्स, तीसरे वाले के ये फोर्थ वन क्या था, वो था 1/x - 1 का होल स्क्वायर। पहले तो बस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएगा तो -2 में चेंज हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सारे स्टेप लिखे हुए हैं। यहाँ से इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड करवाएंगे बिकॉज x का डेरिवेटिव होता है 1। अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा तो उसकी पावर में एक ऐड और उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये -1 रह जाएगा, 2 में से 1 माइनस का -1 और माइनस प्लस से क्या बन जाएगा, -1/x - 1 मैंने कैसे लिख दिया है। अब ये जब हमारे पास x - 1 की पावर -2 + 1 है ना, एक माइनस किया तो बाकी -1 रह जाएगी ना, x - 1 की होल पावर। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं x - 1 की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया प्लस c हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा।